होटल राजमहल, एपिसोड 146, वृद्धाश्रम। खून की कई सारी बूंदें विशाल के बदन पर गिर रही हैं और विशाल घुटनों के बल बैठकर लगातार गिड़गिड़ाता जा रहा है। छोड़ दो मेरी दिव्या को, छोड़ दो। तभी मल्लिका की शैतानी हंसी और आवाज सुनाई देने लगती है। बस निकल गई सारी अकड़, या तुझे और सबक सिखाऊं? अगर इसकी जान बचाना चाहता है तो मुझसे माफी मांग ले। विशाल गुस्से में जबड़ों को बीज कर बोलता है, नहीं, हरगिज नहीं। मल्लिका गुस्से में चिल्लाई, ठीक है, तो फिर देखो अपनी दिव्या को आंखों के सामने मरते हुए। अगले पल एक कील हवा में उड़ती हुई दिव्या की ओर बढ़ने लगी, जिसे देखकर विशाल जोर से चिल्लाया, नहीं। वो कील उड़ती हुई दिव्या के दूसरे हाथ में जा धंसी और वो दर्द से बिलख उठी। इसके साथ ही उसका चेहरा एक ओर लटक जाता है। मल्लिका की मखौल उड़ाती हंसी गूंजने लगी। विशाल आगे बढ़ के दिव्या के करीब जाने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन अदृश्य शक्ति ने उसे रोक कर रखा हुआ है। विशाल दिव्या का चेहरा और उसके आंसू देखकर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा होता है और तभी उसके दिल से एक आवाज निकलती है, हे भगवान, या खुदा, मेरी मदद कर। तभी एक हवा का झोंका होटल राजमहल में दाखिल होता है। विशाल उसी वक्त उस अदृश्य शक्ति की गिरफ्त से छूट जाता है और भागता हुआ दिव्या की ओर बढ़ने लगता है। दिव्या, जो अब तक हवा में लटक रही थी, उसके हाथों से कीलें अपने आप निकल जाती है और दिव्या नीचे की ओर गिरने लगती है। तभी विशाल आगे बढ़कर दिव्या को अपनी गोद में थाम लेता है। मल्लिका के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई देता है और वो हवा में धूमिल हो जाती है। विशाल दिव्या को अपनी गोद में लेकर नीचे फर्श पर बैठ जाता है। दिव्या की सांसें नहीं चल रही होती, जिसे देखकर विशाल घबरा जाता है और उसके गालों को थपथपाने लगता है। दिव्या, दिव्या, दिव्या आंखें खोलो, प्लीज दिव्या, अपनी आंखें खोलो। नहीं दिव्या, प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज दिव्या, अपनी आंखें खोलो। ये कहते हुए विशाल फूट फूट कर रोने लगता है और उसकी आंखों से बहता हुआ हर एक आंसू दिव्या के चेहरे पर गिरने लगता है। दिव्या एक आह भरती है, जिसे देखकर विशाल को एक सुकून महसूस होता है, जैसे सूखे में किसी ने पानी की बौछार डाल दी हो। कुछ देर तक विशाल सिर्फ दिव्या को देखता रह जाता है और फिर विशाल उसको कस के गले लगा लेता है। फिर धीमे से उसके माथे को सहलाते हुए चूमता है और धीरे धीरे दिव्या अपनी आंखें खोलती है। दिव्या अपनी आंखें खोलती है तो उसे विशाल रोता हुआ नजर आता है, जिसे देख दिव्या अपनी धीमी सी आवाज में बोली, विशाल, प्लीज रो मत, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। ये सुनते ही विशाल अपने आंसू पोंछता है और फिर वो खड़ा हो जाता है। विशाल दिव्या को अपनी गोद में उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो दिव्या को लेकर होटल से बाहर निकल पाए, अचानक होटल का दरवाजा उसके मुंह पर धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर विशाल समझ जाता है कि वो होटल से बाहर नहीं जा सकता। फिर वो दिव्या को लेकर रिसेप्शन डेस्क के पास रखे सोफे पर जाकर लेटा देता है और वहां से ड्रॉअर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी दिव्या उसे रोक देती है। कहीं मत जाओ विशाल, मेरे पास रहो। विशाल ने दिव्या के माथे को सहलाते हुए कहा, दिव्या, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारी मरहम पट्टी करना बहुत जरूरी है, मैं अभी गया और अभी आया। विशाल दराज टटोलने लगता है और फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर भागता हुआ दिव्या के करीब जाता है। विशाल दिव्या के जख्म पर दवा लगाने के लिए जैसे ही उसके हाथ को उठाता है,
उसको एहसास होता है कि दिव्या के हाथ में कितना गहरा जख्म है, जहां से आर पार भी दिखाई दे रहा है। विशाल के छूते ही दिव्या दर्द में करहा जाती है। बहुत दर्द हो रहा है विशाल। विशाल की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो दिव्या को दिलासा देते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ दिव्या, छोटा सा जख्म है, तुम अभी ठीक हो जाओगी। इतना कहकर उसके जख्म को धीरे धीरे रुई से पोंछने लगता है और दिव्या का कहराना सिर्फ बढ़ता जाता है। विशाल की आंखों से आंसू बहते जाते हैं। विशाल दिव्या के सारे जख्मों को पोंछकर उस पर मरहम पट्टी कर देता है। फिर दिव्या के सर को अपनी गोद में रखकर कहता है, अब तुम सो जाओ, आराम करो। फिर उसके बालों को सहलाने लगता है। दिव्या धीमे धीमे अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिव्या के मासूम चेहरे की ओर देखकर विशाल अपने मन में कहता है, दिव्या, मेरा तुमसे वादा रहा, आज जो कुछ भी तुम्हें मेरी वजह से सहना पड़ा वो आगे तुम्हें कभी नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन अब मेरा मकसद कुछ और है, और जब तक मेरा वो मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं भी सुकून से बैठने वाला नहीं। मैं जानकर ही रहूंगा जो मैं जानना चाहता हूं। दिव्या के सोने के बाद विशाल उसके सर के नीचे एक कुशन रखता है और अपने नए मकसद की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन विशाल को अभी तक यह पता नहीं है कि उसकी मंजिल कहां है और उसे कैसे और कहां आगे बढ़ने पर अपनी मंजिल हासिल होगी। इसीलिए विशाल सबसे पहले होटल के ऑफिस में जाकर शुरू से सब कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगता है। मुझे पहले भी होटल ऑफिस में कई सारे क्लूज मिले हैं, शायद इस बार भी मेरी किस्मत अगर अच्छी रही तो मेरे हाथ इस बार भी कुछ ना कुछ तो जरूर लग ही जाएगा। अपने आप में सोचते हुए विशाल ऑफिस रूम को अच्छे से खंगालने लगता है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी विशाल को कोई भी खास सुराग हाथ नहीं लगता। उसी के साथ विशाल होटल के बेसमेंट में भी जाकर देख लेता है, जहां उसे पिछली बार कई सारी तस्वीरें मिली थी, लेकिन वहां भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। विशाल अपने आप में डिसअपॉइंटेड होकर अभी होटल के कॉरिडोर की ओर बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से उसकी नजर एक कोने में रखे हुए कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर ठहर जाती है। वो कुछ सोचकर कंप्यूटर को ऑन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता और कुछ इस तरह से विशाल का दिल पूरी तरह से डूब जाता है। विशाल बुरी तरह से निराश हो जाता है। लेकिन अभी एक करिश्मा होना बाकी है। अभी विशाल कंप्यूटर डेस्कटॉप के पास से उठ ही रहा होता है कि उसे एक हरकत सुनाई देती है, जैसे कि कोई हल्की सी मशीन की आवाज उसके कानों में पड़ी हो। विशाल वापस से मुड़कर कंप्यूटर डेस्कटॉप की ओर देखने लगता है। ये क्या, अभी अभी जो कंप्यूटर ऑन नहीं हो पा रहा था उसका स्क्रीन अपने आप ही ऑन हो चुका है। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। विशाल कंप्यूटर के आसपास मौजूद मॉनिटर और सीपीयू के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब करने से डेस्कटॉप ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हताशा हमसे कुछ भी करवा सकती है। तभी डेस्कटॉप कुछ हद तक काम करने लगता है, लेकिन हर कुछ देर में कंप्यूटर की स्क्रीन जलने बुझने लगती है। बीच बीच में स्क्रीन 2 हिस्सों में बंटकर अलग अलग फंक्शन काम करने लगते हैं। लेकिन विशाल पूरे सब्र के साथ हर एक फाइल खंगालने लगता है। तभी अचानक से डेस्कटॉप बंद हो जाता है और स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। विशाल डेस्कटॉप को दोबारा से चालू करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा होता। तभी स्क्रीन काली हो जाती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस काली स्क्रीन पर विशाल अपने आप को देखता है। फर्क बस ये है कि विशाल के गर्दन के ऊपर के हिस्से में कुछ भी इंसानों जैसा नहीं है, क्योंकि चेहरे पर ना आंखें हैं, ना मुंह, ना नाक, कुछ भी नहीं। यह देखकर विशाल घबराहट से पीछे हट जाता है और तभी डेस्कटॉप में फिर से एक बार हलचल होती है और इस बार स्क्रीन जलने बुझने लगती है। विशाल कांपते हाथों के साथ फिर एक बार अलग अलग फाइल्स और फोल्डर ढूंढने लगता है।
कई सारी फाइल्स को ढूंढते हुए विशाल को एक फोल्डर मिलता है जिस पर राजवीर लिखा है। राजवीर राजवीर नाम के फोल्डर को ओपन करते हुए विशाल एक दूसरे फोल्डर में पहुंच जाता है। स्क्रीन फिर दोबारा से एक बार लुपलुपाने लगती है। एनजीओ, आखिर इस एनजीओ का क्या मतलब है? विशाल खुद से ही यह सवाल करता है। क्या मैं जो ढूंढ रहा हूं उसके सारे सवाल मुझे यहां मिलेंगे? एनजीओ की फाइल को ढूंढते हुए विशाल उसमें कई सारी डिटेल्स पढ़ता है। इस एनजीओ में राजवीर ने काफी सारा डोनेशन किया हुआ था। अभी विशाल उस एनजीओ का नाम पढ़ पाता कि उससे पहले ही होटल राजमहल की उस बड़ी सी ब्रिटिश जमाने की घड़ी में 3:30 बज जाते हैं और एक धमाके के साथ डेस्कटॉप के परखच्चे उड़ जाते हैं। विशाल जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है, नहीं तो उसका भी चेहरा बिगड़ जाता। ओह नो, इसमें काफी सारी डिटेल्स मौजूद थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं होटल राजमहल में धीरे धीरे दोबारा से आग लगने लगती है और विशाल जल्दी से भागता हुआ दिव्या की ओर जाता है और उसे बाहों में उठाकर होटल से बाहर ले जाने लगता है। होटल से बाहर निकलते ही विशाल बिना पीछे मुड़े सीधा मल्लिका के दिए हुए घर की ओर गया। विशाल के दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। अभी विशाल का मकसद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का पता लगाना है। घर पहुंचते ही विशाल दिव्या को लेकर अपने कमरे में गया। विशाल की इस हड़बड़ाहट को देखकर दिव्या ने अपने चेहरे में परेशानी के भाव लाते हुए विशाल से कहा, आखिर बात क्या है विशाल? तुम मुझे इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी हड़बड़ाहट में तुम वहां से भागते हुए सीधा घर आ गए? रास्ते में भी मुझसे एक बार भी कोई बात नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। दिव्या की बात सुनकर विशाल अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए दिव्या को बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है दिव्या, तुम बस आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूं। और हाँ, यहां से उठना मत और ध्यान रहे कि तुम्हारा हाथ पानी में ना जाए। मुझे ना एक और जरूरी काम है, तो मैं दवाई लेकर और अपना वो जरूरी काम पूरा करके ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुम बस आराम से सो जाओ, इससे तुम्हारी चोट को भी आराम मिलेगा। इतना कहकर विशाल ने मुस्कुराते हुए दिव्या के ऊपर कंबल उड़ाया और उसके माथे को चूमा। दिव्या की आंखें बंद होते ही विशाल घर से बाहर की ओर निकल गया। विशाल सीधा पहुंचा उस जगह पर जिसका ध्यान उसके दिमाग में तब से चल रहा है जब से वो होटल राजमहल से बाहर निकला है। ममता ओल्ड एज होम। विशाल ने एक पल के लिए ओल्ड एज होम बोर्ड की ओर देखा और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अंदर की ओर चला गया। विशाल ने जैसे ही उस ओल्ड एज होम में कदम रखा तो उसके सामने एक दृश्य नजर आने लगा जिसमें उसने खुद को हंसते मुस्कुराते हुए किसी बूढ़ी महिला के साथ चलते हुए देखा। उसने बहुत प्यार से उस बूढ़ी महिला के कांधे को पकड़ा हुआ है। तभी सामने से व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग आदमी विशाल को देखकर मुस्कुराता है। फिर विशाल मुस्कुराते हुए उनके पैर छूता है। यह दृश्य अभी चल ही रहा होता है कि तभी किसी आवाज से विशाल का ध्यान भटका, जिससे विशाल को एहसास हुआ कि वो जागती आंखों से सपना देख रहा है और विशाल हड़बड़ाकर पीछे की ओर देखने लगता है। विशाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब आज से पहले इस वृद्ध आश्रम में आया था। विशाल के कदम उस एनजीओ में बढ़ाते ही विशाल को ऐसा लगा जैसे पूरे एनजीओ का शोरगुल वाला माहौल अपने आप ही थम सा गया हो। चारों ओर एक अजीब सी मनहूसियत फैल गई, एक अलग ही खामोशी जो अक्सर इंसान को अंदर तक हिला देती है। विशाल अचानक हुए इस बदलाव से डरकर अपने कदम एनजीओ से पीछे कर लेता है और विशाल के पैर पीछे करते ही दोबारा एनजीओ का माहौल अपने आप ही ठीक हो गया। ये देखकर विशाल के रोंगटे खड़े हो गए और वो अपनी आंखें बंद करके मन ही मन खुद को समझाते हुए बोला, नहीं, ये कुछ भी सही नहीं है, ये सब कुछ झूठ है, साफ सफेद झूठ है, ये सिर्फ मेरी आंखों का वहम है। तभी
उसको वापस अपने कानों में वही आवाज सुनाई देती है। सर, मैंने आपसे पहले भी पूछा, हाउ कैन आई हेल्प यू? और विशाल को एहसास होता है कि रिसेप्शन पर खड़ी लड़की उससे ये बात कह रही है। विशाल ने उस रिसेप्शनिस्ट से सीधा सवाल किया, मुझे राजवीर राठौर के बारे में जानना है। आखिर आपके इस वृद्धा आश्रम से उसका क्या संबंध है? सॉरी सर, क्या नाम बताया आपने? विशाल ने एक बार फिर दोहराया, राजवीर राठौर। 1 मिनट सर, कहकर वो रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर में देखने लगती है। विशाल अपने आसपास देखता है। एक नर्स एक बुजुर्ग महिला को लेकर जा रही होती है। वहां से एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चल रही है, जो विशाल को देखकर मुस्कुराती है और विशाल भी उनको देखकर मुस्कुरा देता है। तभी रिसेप्शनिस्ट की आवाज विशाल का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। सॉरी सर, इस नाम का हमारे यहां कोई नहीं है। ये सुनते ही विशाल के चेहरे पर निराशा छा जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसने जहां से शुरू किया था वो वापस वहीं पहुंच गया है। विशाल मुड़ता है और वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज उसे सुनाई देती है, राजवीर। ये नाम सुनते ही विशाल के आगे बढ़ते कदम थम जाते हैं। तो क्या होगा कहानी में आगे? किसकी आवाज है ये? क्या विशाल राजवीर के बारे में जान पाएगा? जिस कहानी को ढूंढने के लिए विशाल निकला है, क्या विशाल को उस कहानी के कुछ पन्ने मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए होटल राजमहल, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।